जय हिंद, जय जोहार। मैं स्वप्निल तिवारी, चंद्रा एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वर्तमान में परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न लगातार बदल रहा है। तो इस नए पैटर्न के आधार पर ही चंद्रा एकेडमी टीम के द्वारा एक वीडियो की सीरीज़ पब्लिश की जा रही है, जिसे आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। यहाँ हम प्रारंभिक परीक्षा जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स और व्यापम की परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आगामी मेंस की परीक्षा के लिए हमें कैसे टॉपिक्स कवर करने चाहिए, उनका निर्धारण हम करेंगे। जिस प्रकार से मेंस की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक का सिलेक्शन किया जा रहा है, उन्हीं टॉपिक्स पर आधारित एक वीडियो की सीरीज आपके लिए जल्द से जल्द पब्लिश होने वाली है। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारे इस वीडियो सीरीज के माध्यम से आपकी तैयारी मजबूत हो और चंद्रा एकेडमी के इस प्रयास से आप अपनी सफलता की ओर अग्रसर रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रारंभिक परीक्षा और व्यापम जैसी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं को फोकस करते हुए हमने टॉपिक उठाया है भारत के प्रमुख जलमार्ग। जी हाँ, भारत के जो प्रमुख जल मार्ग हैं, नेशनल वाटरवेज हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। राष्ट्रीय जल मार्गों से सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बैक टू बैक क्वेश्चन आए। व्यापम की भी बहुत सारी परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज के इस वीडियो को अंत तक यदि आप देख लेते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपको नेशनल वाटरवे टॉपिक के लिए कभी भी कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, नोट्स में पन्नों को पलटाना नहीं पड़ेगा, आपको एक बार में याद हो जाएगा। बहुत ही सरल है, स्कोरिंग सेक्शन है, छोटा सा टॉपिक है। आपको गिने चुने वाटरवेज याद रखने हैं और परीक्षा में उन्हीं से ही प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बस उससे संबंधित फैक्ट क्या है, हमें एक दूसरे में मिसमैच नहीं कर देना है। उससे जो संबंधित सही जानकारी है, उसका सही आकलन करते हुए ही हमें प्रश्नों को बनाना है और ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम भारत के प्रमुख जलमार्ग। भारत के प्रमुख जलमार्ग, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जलमार्ग होता क्या है। जल मार्ग वो जगह होती है कि नदियों के माध्यम से अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, इंटर स्टेट बिजनेस है, उसे बढ़ावा देने के लिए जो जल मार्ग की सुविधाएं हैं, उनका विकास किया जाता है। जल मार्ग क्यों, हम सड़क से क्यों नहीं जा सकते? भाई सड़कों से भी व्यापार किया जा सकता है, सड़कों से भी माल को लाया ले जाया जा सकता है, बेचा जा सकता है किसी दूसरी जगह जाके। लेकिन जो जल मार्ग होता है उसमें लागत बहुत कम होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो रहा है, हम अनाज दूसरे देशों को बेच रहे हैं या दूसरे देशों से वस्तुएं खरीद रहे हैं, वो हवाई जहाज के माध्यम से आ रहा है या सड़क मार्ग के माध्यम से आ रहा है। आप हमेशा सुनेंगे बंदरगाहों के माध्यम से ही, बड़े बड़े जहाजों के माध्यम से ही व्यापार होता है। उसका मुख्य कारण है लागत, क्योंकि जल मार्ग से यातायात करना या व्यापार के लिए परिवहन के रूप में जल मार्ग का उपयोग करना काफी किफायती होता है। एक सुरक्षित माध्यम होता है जिसमें लागत बहुत कम होती है और आसानी से लंबी दूरी तय की जा सकती है, इसीलिए जल मार्गों का विकास किया जाता है। ब्रिटिशों की भी एक योजना थी। जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल यहाँ पर चल रहा था, तो सबसे पहले नदी जोड़ो परियोजना का सुझाव भी ब्रिटिशों ने ही दिया था, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि यदि भारत की हम सभी नदियों को जोड़ देंगे, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल लाना ले जाना बहुत आसान हो जाएगा, लागत भी कम पड़ जाएगी। अब बंदरगाहों के माध्यम से तो हम लूट के ले ही जाएंगे। तो ब्रिटिशों का उद्देश्य नदी जोड़ो परियोजना भारत की विशेष भलाई के लिए नहीं था, लूटने के लिए ही था। लेकिन हाँ, वो नदी जोड़ो परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे वर्तमान में क्रियान्वयन किया करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड एक अलग टॉपिक हम बनाएंगे, उस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। आज हम देखते हैं जल मार्गों के बारे में। तो सबसे पहले आपको फैक्ट पकड़ना है। फैक्ट की हम बात करें तो सिंपल फैक्ट है कि भारत में जो जल मार्गों की संख्या है, भारत में जल मार्गों की संख्या 6 है। सिर्फ 6 जल मार्ग आपको याद रखने हैं। आपकी परीक्षा में जो आज तक प्रश्न आया है वो सिर्फ 6 जल मार्गों से ही आया है, उससे बाहर से नहीं आया, उससे बाहर आपको जानने की जरूरत नहीं। तो जल मार्ग शुरू करने के पहले मैं आपको चंद्रा एकेडमी में जो टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसके बारे में जानकारी देता हूं। जी हाँ, चंद्रा एकेडमी में टेस्ट सीरीज शुरू की जा रही है जो 1 नवंबर से प्रारंभ हो रही है। चंद्रा एकेडमी, जैसे कि आप सभी को पता है कि टेस्ट सीरीज में
आप सभी के भरोसे पे हमेशा खरा उतरा है। जी हाँ, चंद्रा एकेडमी टेस्ट सीरीज की बहुत सारी विशेषताएं हैं जो आपको पता होंगी, यहाँ लिखी भी होंगी, आप जान भी सकते हैं। मैं एक अनोखी विशेषता चंद्रा एकेडमी की टेस्ट सीरीज की आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज में कम से कम 20% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो या तो सीजीपीएससी की परीक्षा में चयनित है या तो व्यापम की परीक्षा में चयनित हो चुके हैं, और आप उन विद्यार्थियों के साथ बैठ के टेस्ट देते हैं। तो इस प्रकार चंद्रा एकेडमी में टेस्ट देते हुए आप वास्तविक परीक्षा के रूप में कंपटीशन को महसूस करते हैं और आपकी तैयारी और मजबूत होती है, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में क्या होता है, आपने देखा होगा जो पहले से ही सेलेक्ट है जनरली वही पोस्ट पहले लेते हैं। तो यदि हमारा कंपटीशन उनसे पहले से ही शुरू हो जाए तो हम अपना आकलन अच्छी तरह कर सकते हैं, और इसके लिए आप चंद्रा एकेडमी की टेस्ट सीरीज को जरूर प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो चलिए हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं, इससे संबंधित चर्चा हम आगे करते रहेंगे। तो भारत के जलमार्ग, सबसे पहला जो जलमार्ग है भारत का, जिसका नाम भी जल मार्ग क्रमांक 1 ही है, तो पहला जो जल मार्ग है उसे हम कहेंगे नेशनल वाटरवे नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक की हम बात करें तो सबसे पहले मुख्य रूप से ये किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। और गंगा की एक वितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो हुगली नदी है। तो राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 1 किन दो नदियों पर है, गंगा नदी और हुगली नदी। अब गंगा नदी और हुगली नदी पर हमको पहुंचना है, तो देखिए राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक बहुत आसानी से आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक शुरू होता है इलाहाबाद से, ठीक। इलाहाबाद के बाद ये पहुंच जाता है पटना। इलाहाबाद को हम आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो प्रयागराज से शुरू होगा, प्रयागराज के बाद कहां पहुंच जाएगा, पटना। पटना के बाद कहां पहुंच जाएगा, फरक्का। फरक्का के बाद नीचे कहां पर आ जाएगा, ये हल्दिया। ये है हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1। प्रयागराज से पटना, पटना से फरक्का, और फरक्का से कहां पहुंच जाएगा, हल्दिया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। सीजीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है ये कि भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1, जो कौन सी नदी पर है, गंगा और हुगली नदी पर है। अब गंगा और हुगली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गंगा नदी फरक्का के बाद आगे बढ़ जाती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, लेकिन उसकी एक वितरिका नीचे जो जाती है, कौन सी नदी है, हुगली नदी। तो इस प्रकार जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है वो शुरू कहां से होगा, प्रयागराज से, खत्म कहां होगा, हल्दिया। उत्तर प्रदेश में रहेगा प्रयागराज, बिहार में रहेगा पटना, पश्चिम बंगाल में रहेगा फरक्का, और उसी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र क्या रहेगा, हल्दिया। फरक्का से लेके हल्दिया तक जो नदी है वो हुगली नदी रहेगी, और प्रयागराज से फरक्का तक जो नदी है वो कौन सी नदी रहेगी, गंगा नदी। इस प्रकार गंगा नदी और हुगली नदी दोनों के साथ है राष्ट्रीय जल मार्ग क्रमांक 1, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर। अब इसके बाद हम आते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 2 में। नेशनल वाटरवे नंबर 2 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, सबसे पहले कौन सी नदी पर है, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 2 कौन सी नदी पर रहेगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी है, मुख्य रूप से असम राज्य में बह रही है। तो सबसे पहले असम राज्य में एक स्टॉपेज आपको याद रखना है, सादिया, और दूसरा स्टॉपेज यहां बांग्लादेश की सीमा पर रहेगा, धुबरी। सादिया और धुबरी। तो जो नेशनल वाटरवे नंबर 2 है वो कहां से कहां तक है, सादिया से लेकर धुबरी तक। तो सादिया से लेकर धुबरी मुख्य रूप से असम राज्य में है। ये भारत का दूसरा प्रमुख नेशनल वाटरवे है जहां सर्वाधिक यातायात और व्यापारिक गतिविधियां हो रही है। इसके साथ ही आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि सादिया से लेकर धुबरी तक जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी जलीय क्षमता जो है बहुत सर्वाधिक है, इसमें अवसादों की मात्रा भी अधिक है। इसीलिए इसी ब्रह्मपुत्र नदी में, इसी नेशनल वाटरवे के बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जिसका नाम है माजुली। ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेशनल वाटरवे नंबर 2 के बीचों बीच आता है और उसका नाम क्या है, माजुली। तो दो वाटरवे हम पकड़ लिए। सबसे पहला नेशनल वाटरवे नंबर 1, सबसे उत्तर में चल देना है, भारत की सबसे प्रमुख नदी को पकड़ लेना है, गंगा। नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा में है।
और नेशनल वाटरवे नंबर 2 कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब इसके बाद नेशनल वाटरवे नंबर 3 में आते हैं हम। नेशनल वाटरवे नंबर 3 की हम बात करेंगे तो ये वेम्बनाड झील पर है। और वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। तो अब हम आते हैं सीधा वेम्बनाड झील। केरल में यहां पर मान लीजिए एक झीलीय संरचना है जिसे बैक वाटर लेक या पास्ट जल झील कहा जाता है। यहाँ की भौतिक बनावट कुछ इस प्रकार की है। फिजिकल स्ट्रक्चर यहाँ का ऐसा है कि यहाँ गर्तनुमा संरचनाएं हैं, गड्ढे जैसी आकृतियां हैं। जैसे सागर का जल भी अंदर प्रवेश करे तो बाहर नहीं निकल पाता, नदी का जल भी वहां से होकर गुजरता है, या वर्षा का जल तो वो भी बाहर नहीं निकल पाता। उस गर्त में जो पानी एकत्रित हो गया है वही आज की डेट में पास्ट जल झील है, बैक वाटर लेक है। और वही बैक वाटर लेक को हम क्या कहते हैं? वेम्बनाड झील। तो जो नेशनल वाटरवे नंबर 3 है वो किसमें है हमारा? वेम्बनाड झील में है। वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील में यदि हम लोकेशन की बात करें तो ये दो जगह आपको याद रखना है। कोल्लम से कोट्टापुरम तक। कहा? कोल्लम से कोट्टापुरम तक। वेम्बनाड झील में कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक क्या है आपका? नेशनल वाटरवे नंबर 3। पहला वाला उत्तर गंगा, दूसरा वाला उत्तर पूर्व चले गए ब्रह्मपुत्र, तीसरा जो नेशनल वाटरवे है वो कहां पर है? वेम्बनाड झील पर है। कहां से कहां तक? कोट्टम से लेकर कोल्लापुरम तक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 4 में। नेशनल वाटरवे नंबर 4 कृष्णा और गोदावरी नदी पर बना हुआ है। जी हाँ, अगर हम नदी की संरचना देखें तो मान लेते हैं ये हमारा गोदावरी नदी बह रही है, और उसी प्रकार ये कौन सी नदी बह रही है? कृष्णा नदी बह रही है। कृष्णा और गोदावरी नदी की हम बात करें, ठीक है, तो ये दोनों नदी का स्ट्रक्चर रहेगा। तो स्टॉपेज की यदि हम बात करें तो ये गोदावरी नदी के पास एक जगह रहेगी काकीनाडा। ठीक, उसके बाद ये नहरों के माध्यम से ये जल मार्ग जो है तमिलनाडु के अंतर्गत पौंडीचेरी में भी आता है। और पौंडीचेरी में जो जगह है वो है मरक्काम। तो इसीलिए इसका जो हम रेंज बताते हैं वो कहां से कहां तक है? काकीनाडा से लेकर मरक्काम तक है। तो जो आपको फैक्ट पकड़ना है, पहला फैक्ट ये पकड़ना है कि नेशनल वाटरवे नंबर 4 किस नदी पर है? तो नेशनल वाटरवे नंबर 4 गोदावरी नदी पर है। और कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। कहां से कहां तक है? काकीनाडा से लेकर मरक्काम तक है। काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश में रहेगा, और मरक्काम कहां रहेगा आपका? तमिलनाडु के अंतर्गत जो पौंडीचेरी है। तो तमिलनाडु राज्य में नहीं, पौंडीचेरी स्वयं में केंद्र शासित प्रदेश है। तो पौंडीचेरी के अंतर्गत जो क्षेत्र रहेगा कौन सा? मरक्काम। तो काकीनाडा से लेकर कहां तक? मरक्काम। कौन सा रहेगा आपका? नेशनल वाटरवे नंबर 4। तो नेशनल वाटरवे नंबर 4 के अंतर्गत दो नदियां शामिल रहेगी, कृष्णा और गोदावरी। राज्यों की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत आपका तमिलनाडु भी शामिल है। इसके अंतर्गत आपका पौंडीचेरी। ये राज्य तो मुख्य रूप से सम्मिलित रहेंगे। तो ये है हमारा नेशनल वाटरवे नंबर 4। नेशनल वाटरवे नंबर 5 में आते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो है वो मुख्य रूप से महानदी और ब्राह्मणी नदी पर रहेगा। जी हाँ, ये हमारी मान लीजिए महानदी आ रही है, ठीक है, ये महानदी आ गई, और महानदी के साथ आ रही है एक ब्राह्मणी नदी। ठीक, तो ये हमारा ब्राह्मणी नदी है और ये महानदी है। तो नेशनल वाटरवे नंबर 5 की हम बात करें तो नेशनल वाटरवे नंबर 5 किस किस पर है? एक महानदी पर है और एक ब्राह्मणी नदी पर है। ब्राह्मणी नदी वही है जो अ, दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी से मिलके बनती है। शंख नदी हमारे यहाँ जसपुर क्षेत्र से बहेगी, दक्षिण कोयल नदी झारखंड के लुपुंग पाट से बहेगी। ये दोनों नदी मिलकर ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। तो ब्राह्मणी नदी और महानदी दोनों में कौन सा है आपका? नेशनल वाटरवे नंबर 5। अब थोड़ा सा लोकेशन को ध्यान देना है। लोकेशन की बात करें तो महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में, महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में एक बड़ा बंदरगाह है पारादीप। पारादीप का नाम आपने सुना होगा। जी हाँ, महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में क्या है? पारादीप। पाराद्वीप के पास ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर क्या है? धामरा। क्या जगह है? धामरा।
और उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में एक जगह है जियोन खली। पश्चिम बंगाल में जगह क्या है? जियोन खली। अब ये जो पूरा संरचना है, ये जियोन खली से लेके धामरा होते हुए पारादीप तक नहरों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और महानदी के तट पर एक जगह है जो है तालचेर। महानदी के तट पर कौन सी जगह है? तालचेर। तो अगर हम नेशनल वाटरवे नंबर 5 की बात करते हैं तो तालचेर होते हुए हम कहां पहुंचेंगे? धामरा। जियोन खली होते हुए हम कहां पहुंचते हैं? धामरा। और धामरा से हम कहां पहुंचते हैं? पारादीप। ये है नेशनल वाटरवे नंबर 5 का स्ट्रक्चर। फिर से समझ लेना है। तालचेर से होते हुए हम कहां पहुंचेंगे? धामरा। इसी प्रकार जियोन खली से होते हुए भी कहां पहुंचेंगे? धामरा। और धामरा से होते हुए कहां पहुंचेंगे? प्रायद्वीप। पारादीप, सॉरी, प्रायद्वीप नहीं, पारादीप। ये है नेशनल वाटरवे नंबर 5। तो इस प्रकार नेशनल वाटरवे नंबर 5 में जो संबंधित राज्य रहेंगे, पश्चिम बंगाल भी रहेगा और उड़ीसा भी रहेगा। ठीक। तो पश्चिम बंगाल के जियोन खली से कहां तक? पारादीप तक। धामरा होते हुए, तालचेर से धामरा, जियोन खली से धामरा, फिर कहां पहुंच जाएंगे हम? पारादीप। अब आखिरी आते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 6। नेशनल वाटरवे नंबर 6 ये भी पूर्वोत्तर राज्यों में है। नेशनल वाटरवे नंबर 6 का फैक्ट पहले आपको पकड़ना है। तो NW6 नेशनल वाटरवे नंबर 6 सबसे पहले तो कौन सी नदी पर है? बराक नदी पर है। इसका दो लोकेशन आपको पकड़ना है। मणिपुर, मणिपुर से बराक नदी का उद्गम रहेगा और असम होते हुए ये मिजोरम तक आएगा। मणिपुर में है लखीमपुर और उसी तरीके से मिजोरम में है आपका भागा। ठीक है। या भागा को भंगा रंग भी लिखा रहता है किसी किसी जगह। तो लखीमपुर से भागा, लखीमपुर से भागा तक कौन सी नदी पर? बराक नदी पर। तो लखीमपुर क्षेत्र रहेगा असम में, सॉरी, मणिपुर में। मणिपुर से ये नदी आ जाएगी असम में, असम से नदी आएगी मिजोरम में, और मिजोरम से नदी आगे चल देती है और दूसरी नदी के साथ मिलकर सुरमा नदी, सुरमा नदी के साथ मिलकर ये मेघना बन जाती है। और यही मेघना जब ब्रह्मपुत्र में मिलती है तो ब्रह्मपुत्र मेघना कहलाने लगती है और मेघना नाम से विसर्जित होती है। तो लखीमपुर से बाघा, लखीमपुर से भागा तक जो है वो है नेशनल वाटरवे नंबर 6। लंबाई की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा नेशनल वाटरवे यही है। और इस प्रकार भारत के कुल 6 नेशनल वाटरवे है। तो आपके लिए मैं फिर से एक बार इसे समराइज कर देता हूं। नेशनल वाटरवे की यदि हम बात करें तो टोटल 6 नेशनल वाटरवे, 6 राष्ट्रीय जल मार्ग आपको याद रखने। सबसे पहला है नेशनल वाटरवे नंबर 1। नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा और हुगली नदी पर है। प्रयागराज से शुरू होगा, फिर पटना जाएगा, फिर फरक्का जाएगा, यहां तक गंगा नदी। फरक्का से हुगली नदी पकड़ के हम सीधा कहां पहुंच जाएंगे? हल्दिया। ये भारत का सबसे लंबा नेशनल वाटरवे है। सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय व्यापारिक गतिविधियां इसी वाटरवे से संबंधित नदियों में होती हैं। फिर आता है नेशनल वाटरवे नंबर 2 जो असम राज्य में रहेगा। सादिया से लेकर धुबरी तक रहेगा। असम राज्य में ही, धुबरी बांग्लादेश की सीमा पर है। और सादिया से धुबरी के बीच में ही ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, कौन सा? माजुली। फिर नेशनल वाटरवे नंबर 3 केरल में रहेगा, वेम्बनाड झील में रहेगा। ये कोल्लम से कोट्टापुरम तक रहेगा। कहां? कोल्लम से कोट्टापुरम। नेशनल वाटरवे नंबर 4 ये कृष्णा और गोदावरी नदी पर रहेगा, जो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से पौंडीचेरी के मरक्काम तक विस्तृत रहेगा। नेशनल वाटरवे नंबर 5 तालचेर से धमरा, जियोन खली से धमरा, धमरा से प्रायद्वीप तक जाएगा, धमरा से पाराद्वीप तक जाएगा, जो ब्राह्मणी और महानदी पर रहेगा। नेशनल वाटरवे नंबर 6 बराक नदी पर रहेगा, जो मणिपुर में लखीमपुर से लेकर असम होते हुए मिजोरम के भागा तक जाएगा। तो ये नेशनल वाटरवेज हैं भारत के, जिससे परीक्षा में बैक टू बैक प्रश्न आए हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको सारे वाटरवेज क्लियर हो गए होंगे। मैप बना के, स्ट्रक्चर बना के आप बिल्कुल इसे याद रख सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि चंद्रा एकेडमी में 1 नवंबर से टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। और इस टेस्ट सीरीज में आप सम्मिलित हो सकते हैं। सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी तैयारी का आकलन पहले से ही सेलेक्टेड विद्यार्थियों के साथ कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी का एक अच्छा आकलन कर सकते हैं। टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपको अवेलेबल है। और इसके साथ ही सीजीपीएससी मेंस के कुछ चुनिंदा टॉपिक जिसमें हमें चर्चा करनी है, इसके साथ आने वाले वीडियोस में आपसे मैं फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए थैंक यू।